नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से नेताजी का चश्मा पाठ लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको इसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ। इस पाठ को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो लेखक हैं वो समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार हैं और इनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नौकरी करने लगे। अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने राजस्थान में बिताया। उनकी चर्चा कुशल कथाकार के रूप में की जाती है। वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से भी ये जुड़े रहे हैं और उन्हें अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्यिक अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध जैसी विधाओं पर बहुत कार्य किया है। इनके कहानी संग्रह हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि। और उपन्यास में जो मुख्य माने जाते हैं वे हैं बीच में विनय, ईंधन आदि। इनकी भाषा जो है वो आम बोलचाल की खड़ी बोली है जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अपने इस पाठ नेताजी का चश्मा में लेखक ने देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है। इसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। लेखक ने कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान के बारे में बताया है, जो कि अपने अपने तरीके से देशभक्ति तो करते हैं परंतु वो सामने नहीं आना चाहते। वो ये कार्य पर्दे के पीछे रहकर ही करते हैं। लेखक कहता है कि बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना पाई जाती है। पाठ के आरंभ में लेखक ने बताया है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी कि एक कस्बा है, कहानी में एक कस्बा है और उस कस्बे में से हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से गुजरना पड़ता था। कस्बे के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कह सकें वैसे कुछ ही मकान थे। यानी कि पक्के कहलाए जाने वाले मकान कुछ ही थे और एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट से बना हुआ छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और दो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। यानी कि अगर नगर पालिका बनी है तो उसे कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे। जैसे कभी सड़क बनवा दी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी
और कभी कवि सम्मेलन भी करवा दिया। और इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के, यानी कि जिस बाजार में से हालदा साहब गुजरते थे, उस बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और जो ये कहानी है, ये उस प्रतिमा के बारे में है और उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में इसमें बताया गया है। और वो छोटा सा हिस्सा है नेताजी का चश्मा। यानी कि सबको ये इस बात का पता है कि जो नेताजी थे वो चश्मा लगाते थे, सुभाष जी जो थे वो चश्मा लगाते थे। और इसी बात को इस कहानी के माध्यम से उठाया गया है कि नेताजी की मूर्ति तो बनी हुई थी लेकिन उस पर चश्मा नहीं था। और इसी बात को लेखक ने अपनी इस कहानी में एक छोटा सा हिस्सा बनाकर उसके बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीना भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी कि कस्बे में क्या बात थी, मूर्ति क्यों नहीं अभी तक बनी थी, क्या कारण था, इसके बारे में अनुमान ही लगाया गया कि हो सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या फिर मूर्ति बनाने में जो लागत लगनी थी उसका अनुमान बजट बहुत अधिक था और बहुत ज़्यादा समय उन्होंने चिट्ठी पत्री में, यानी कि चिट्ठी लिखने में, पत्र लिखने में ही बर्बाद कर दिया होगा। और या फिर बोर्ड की शासन की अवधि जो थी वो समाप्त होने की घड़ियां पास आ रही थी और इसी कारण किसी भी स्थानीय कलाकार को पकड़ लिया गया और उसे काम देने का निर्णय लिया गया। लेकिन अंत में ये काम किसे दिया गया? कस्बे का जो एक ही स्कूल था जिसे हाई स्कूल कहा जाता था, उसका जो एक ही इकलौता ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल, उसे ये काम सौंप दिया गया और उसने 1 महीने में ही मूर्ति को पटक देने का, यानी कि बना देने का पूरा विश्वास दिलाया। मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि टोपी की अगर नोक से हम नापें और कोट के जो दूसरा बटन था वहाँ तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। सुंदर थी। नेताजी मूर्ति में बहुत सुंदर लग रहे थे, मासूम लग रहे थे, कमसीन लग रहे थे और फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही लेखक कहता है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह जो नारे सुभाष जी द्वारा लगाए गए थे वो याद आने लगते थे। अगर हम इस दृष्टि से उस मूर्तिकार के काम को देखें तो ये बहुत ही सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि प्रशंसा करने योग्य प्रयास था। लेकिन सिर्फ उस मूर्ति में एक ही चीज़ की कमी थी जो बहुत आंखों में खटकती रहती थी। वो कमी क्या थी? बहुत बड़ी कमी थी कि नेताजी की आंखों पर तो चश्मा ही नहीं था। यानी कि जो चश्मा सुभाष जी चश्मा लगाते थे वो चश्मा ही उनकी आंखों से गायब था। लेखक कहते हैं कि चश्मा तो था लेकिन वो कैसा था? संगमरमर का नहीं था, जबकि पूरी मूर्ति जो थी वो तो संगमरमर की थी और उसके ऊपर
एक सामान्य सा और असली जो चश्मा था, जो चौड़े काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि जो चश्मा बना हुआ था वो असली था और चौड़े काले फ्रेम का बनाया हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इस बात को देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। यानी कि बहुत ही हैरानी भरी और जिज्ञासा भरी जो मुस्कान थी वो उनके चेहरे पर फैल गई और मन ही मन सोचने लगे, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल यानी कि असली चश्मा लगा दिया गया। खैर, जीप जो थी वो अपना कस्बा छोड़कर आगे की ओर बढ़ गई। यानी कि हालदार साहब जो थे वो कस्बे को छोड़कर अपनी जीप के में बैठकर आगे की ओर चल दिए। लेकिन रास्ते में वो मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भी हो, कुल मिलाकर कस्बे के जो नागरिक हैं उन्होंने मूर्ति के ऊपर जो असली चश्मा लगाने का प्रयास किया है वो सराहनीय ही है, यानी कि प्रशंसा के योग्य ही है। कहते कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का ही नहीं, उस भावना का है। यानी कि महत्व जो है वो मूर्ति कैसी बनी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका कद कैसा है, यानी कि कितने फुट ऊंची है, इस बात का ही महत्व नहीं है, बल्कि उस भावना का भी महत्व है जिस भावना से लोगों ने इसके ऊपर असली चश्मा लगा दिया। कहते नहीं तो देशभक्ति जो है वो तो आजकल लोगों के लिए एक मजाक की चीज़ ही बनती जा रही है। यानी कि वो सोचते हैं कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खैर, उस दिन तो हालदार साहब चले गए। दूसरी बार जब वो आए, उधर से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अलग सा दिखाई दिया, कुछ अंतर उसमें दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि जो मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा तो दूसरा है। यानी कि पहले जब वो निकले थे तो तब दूसरा चश्मा था, आज उसके ऊपर का चश्मा जो है वो बदला गया है। पहले जो चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब जो चश्मा था वो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हालदार साहब की जो जिज्ञासा थी, जो कौतुक था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया और सोचने लगे, वाह भाई, क्या आइडिया है भाई। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और सही बात है भाई, रोज उसके ऊपर से अगर चश्मा बदला हुआ होगा तो दिमाग में तो यही बात आएगी, अरे वाह, मूर्ति के कपड़े तो बदले नहीं जा सकते, वो तो जो मूर्तिकार ने बना दिए वही रहेंगे, परंतु मूर्ति के ऊपर लगा हुआ चश्मा तो बदला ही जा सकता है। वाह जी वाह। अब वो तीसरी बार जब वो वहां से निकले तो फिर एक नया चश्मा लगा हुआ था। अब तो हालदार साहब को आदत ही पड़ गई थी। हर बार वो कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को बड़े ही ध्यान से देखते। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए तो एक दिन जब उनका कौतूहल दुर्दमयी हो उठा, यानी कि हद से बाहर हो उठा, तो पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया, क्या बात है भाई, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? बड़ी ही जिज्ञासा के साथ हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। अब यहाँ पर लेखक ने पान वाले की रूपरेखा का वर्णन किया है कि पान वाला कैसा व्यक्ति था, उसका पहनावा कैसा था। लेखक कहता है कि पान वाला खुद भी मुंह में हर समय पान ठूसा रखता था। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यानी कि रंग से वो काला था, मोटा था और खुश मिजाज आदमी था। उसने जब हालदार साहब का प्रश्न सुना तो वह आंखों ही आंखों में हंसने लगा। यानी कि वो मन ही मन में हंसने लगा और उसके हंसते ही उसकी तोंद जो थी, जो मोटी तोंद थी,
मोटा तो था ही वो, और उसकी जो मोटी तोंद थी वो थिरकने लगी। पीछे घूमा और दुकान के नीचे उसने पान को थूक दिया और अपनी लाल काली बत्ती सी यानी कि दांत दिखाकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि चश्मे वाला जो था उसे लोग कैप्टन कहते थे। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करता है वह। तब पान वाले ने उनको समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है भाई। जो कैप्टन है चश्मे वाला वो रोज मूर्ति के ऊपर चश्मा बदल देता है। हालदार साहब अभी भी समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? यानी कि चश्मे को वो क्यों बदल देता है? तब पान वाला उन्हें समझाता है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट वाला फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? यानी कि कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो वो क्या करता है कि उसको मूर्ति वाला दे देता है, उधर दूसरा बिठा दिया, यानी कि मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा लगा दिया। यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को लिया है, यानी कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया जाता था उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग एज इट इज ही कर दिया। अब हालदार साहब जो थे उन्हें धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति जो है वो बहुत बुरी लगती है, उसे आहत करती है, यानी कि उसके दिल को ठेस पहुंचती है बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर, और ऐसा लगता है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी कि उसकी जो छोटी सी दुकान है जो वो चौराहे पर लगाता है, वहाँ उसके पास जो गिने चुने फ्रेम होते हैं उन्हीं में से कोई एक फ्रेम उठाता है और नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई उसके पास ग्राहक आता है और वो वैसा ही फ्रेम चाहता है जैसा कि नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो कैप्टन क्या करता है कि उस मूर्ति के ऊपर से वो चश्मे को उतार देता है और नेताजी से क्षमा मांगते हुए उसे ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अरे वाह, क्या आइडिया है, वाह जी वाह। जो हालदार साहब थे वो मन ही मन सोचने लगे। लेकिन हालदार साहब सोचते हैं कि एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। उन्होंने पान वाले से फिर पूछ ही लिया कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया, यानी कि जो उनकी आंखों पर चश्मा होना चाहिए था मूर्ति की आंखों पर, वो चश्मा कहाँ चला गया। पान वाले ने दूसरा पान मुंह में अपने ठूंसा, यानी कि दूसरा पान खाना शुरू किया। दोपहर का समय था और दोपहर के समय में सबको मालूम है कि दुकानों पर अधिक भीड़ भाड़ नहीं होती है, और यही कुछ पान वाले के साथ भी था। उसकी दुकान पर भी भीड़ भाड़ नहीं थी, और हालदार साहब की बात को सुनकर वह फिर आंखों ही आंखों में हंस पड़ा। उसकी टोन जो थी हंसने के कारण थिरकने लगी। कत्थे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़ा, पान को थूका और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि जिसने मूर्ति को बनाया था वो मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। लेखक कहता है कि पान वाले के लिए तो बहुत मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब उसकी बात सुनकर बहुत ही चकित हो गए और उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगे कि यानी वो जो सोच रहे थे वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि वो क्या सोचते हैं कि जो वो सोच रहे थे कि ये किसी स्थानीय कलाकार या किसी ड्राइंग मास्टर ने इस मूर्ति को बनाया है, तो वो बात सही वाकई में ही सही थी। वो कस्बे का ही अध्यापक था।
और बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बना देने का फैसला किया होगा, वायदा किया होगा, और उसने महीने में उसे बना भी लिया होगा। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, और वो इस बात को तय नहीं कर पाया होगा, यानी कि उसे समझ में नहीं आया होगा कि वो पत्थर वाली मूर्ति पर पारदर्शी चश्मा कैसे लगाए। हो सकता है कि उसने कोशिश की हो और असफल रह गया हो। ये भी हो सकता है कि बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया हो, यानी कि वो थोड़ा सा और बारीक उसे बनाना चाहता हो, और इसी चक्कर में वो चश्मा जो था वो टूट गया हो। ये भी हो सकता है कि पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया हो और वह निकल गया हो, यानी कि वह टूट गया हो। यानी कि हालदार साहब ने अपने मन ही मन में उस चश्मे के ना होने के कितने ही कारण खोज लिए कि बनाया गया, नहीं बनाया गया, मूर्तिकार ने प्रयास किया या नहीं किया, या फिर असफल रह गया। क्या कारण रहा होगा, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। हालदा साहब को ये सब कुछ बातें जो थी बहुत ही विचित्र लग रही थी और कौतुक भरी लग रही थी, यानी कि जिज्ञासा भरी लग रही थी। और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे उन्होंने चुकता किए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी कि जो हालदा साहब थे वो कैप्टन की देशभक्ति के समक्ष अपना उनका मस्तक जो था वो झुक गया और वो जीप की तरफ चले, लेकिन अचानक ही रुक पड़े और पीछे की तरफ मुड़े, पान वाले के पास गए और उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, यानी कि आज़ाद हिंद फौज में कोई सिपाही रह चुका है। यानी कि उनके दिमाग में कैप्टन को लेकर एक चित्र बन गया था। कैप्टन के बारे में उनकी सोच यही थी कि कैप्टन जो था वो नेताजी का साथी रहा होगा या फिर उनकी फौज में कोई सिपाही रहा होगा। पान वाला एक नया पान खा रहा था। पान पकड़ा, अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, यानी कि दांत दिखाए और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छुपवा दो उसका कहीं। यानी कि यहाँ पर जो पान वाला है उसके द्वारा जो कैप्टन के ऊपर व्यंग्य कसा गया है उसके बारे में लेखक ने बताया है कि आम इंसान एक देशभक्त जो है उसका किस प्रकार मजाक उड़ा रहा है। और यहाँ पर जो पान वाला है वो कैप्टन को लंगड़ा कह रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है, उसके ऊपर व्यंग्य कस रहा है। क्या कहता है पान वाला कि वो तो एक लंगड़ा है, वो फौज में कैसे जा सकता है, वो तो पागल है और वो सामने से आ रहा है। वो कहता है कि आप खुद ही उससे बात करके देख लीजिए, हो सके तो उसका फोटो वोटो भी कहीं छपवा दीजिए। और जो हालदार साहब थे उन्हें जो पान वाला था उसके द्वारा कैप्टन का, जो कि एक देशभक्त था, उसका इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी कि बहुत हैरान रह गए उसको देखकर। जो कैप्टन था वो बहुत ही बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा और सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए ऐसा व्यक्ति था। उसने अपने हाथ में
एक छोटी सी संदूकची यानी कि छोटा सा अटैची कह सकते हैं हम, लोहे की संदूकची कह सकते हैं, उसे पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यानी कि यहाँ पर लेखक ने पान जो कैप्टन था यानी कि चश्मे वाला जो था उसका वर्णन किया है कि वो व्यक्ति कैसा था, उसका पहनावा कैसा था। तो ये लेखक कहते हैं कि उसने एक हाथ में छोटी सी संदूकची पकड़ी थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हुए थे। वह बहुत ही बूढ़ा था, मरियल था और लंगड़ा था। सिर पर उसने गांधी टोपी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस जो था उसे टिका रहा था। यानी कि जहां पर उसने जिस बांस पर उसने चश्मे लटकाए हुए थे उस बांस को वो एक बंद दुकान के सहारे टिका रहा था। तब हालदार साहब सोचते हैं कि अरे इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। फेरी लगाना क्या होता है? घूम घूम कर सामान बेचना। हालदार साहब बहुत हैरान हो गए। वो पान वाले से इस बात को पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या ये इसका असली नाम है? लेकिन जो पान वाला था उसने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और अधिक बात नहीं करना चाहता है। और दूसरी तरफ उनका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और हालदार साहब को काम भी था। हालदार साहब इसीलिए चुपचाप जीप में बैठे और वहां से चले गए। लेखक कहता है कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मे को देखते रहते। यानी कि पूरे 2 साल उन्होंने बदले हुए चश्मे को देखा। चश्मे को देखते कि चश्मा कभी गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। चश्मा बदला होता था, लेकिन हाँ ये जरूर होता था कि मूर्ति पर चश्मा लगा ही होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी कि उनकी यात्रा जो थी उसमें वो बड़े कौतुक में रहते और खुशी भी उन्हें महसूस होती मूर्ति के ऊपर चश्मे को देखकर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। यानी कि एक बार जब हालदार साहब वहां से निकले तो उन्हें मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा दिखाई नहीं दिया। उस पान वाले की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी कि जिस दिन वो वहां से गुजरे थे उस दिन उन्हें मूर्ति के ऊपर चश्मा भी दिखाई नहीं दिया। पान वाले क्या, आसपास की कई दुकानें जो थी वो बंद थी। खैर उस दिन तो वह चल दिए। जब अगली बार फिर वो वहां से गुजरे तो उन्हें दोबारा मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया। तब हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तब पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। यानी कि मूर्ति पर जो चश्मा लगाने वाला कैप्टन था वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। यानी कि कुछ देर तो वो वहाँ चुपचाप खड़े रहे, लेकिन फिर उन्होंने पान के पैसे दिए और जीप में आकर बैठे और वहाँ से चल दिए। अब पहले जो लेखक हैं उन्होंने पान वाले का एक अलग चित्र प्रस्तुत किया था कि वो कैसा था, उसका रंग रूप कैसा था, वो व्यंग्य में बातें करता था। परंतु यहाँ पर आकर लेखक ने पान वाले का एक अलग ही चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने
जो पान वाला है उसे बहुत ही भावुक किस्म का इंसान दिखाया है कि वो कैप्टन का जहाँ एक और मजाक उड़ाता था, वहीं उसकी मृत्यु पर उसे बहुत ज़्यादा दुख भी महसूस हुआ। खैर, अब जो हालदार साहब थे वो बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है। यानी कि जो लोग देश की खातिर अपना घर अपना परिवार अपनी जवानी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उस कौम उन्हीं लोगों पर जो लोग हंसते हैं उन लोगों का क्या होगा। और ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बिकने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं। हालदार साहब बहुत दुखी हुए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे में से वो गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया, यानी कि उनके दिमाग में आ गया कि कस्बे की कस्बे के चौराहे पर यानी कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की मूर्ति तो अवश्य ही रही होगी, प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और जो कैप्टन उस पर चश्मा लगाता था वो तो मर चुका है। तब उन्होंने सोचा कि वो आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और ना ही वो मूर्ति की तरफ देखेंगे, बल्कि वो सीधे ही निकल जाएंगे। उन्होंने ड्राइवर से कह भी दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज तो मुझे बहुत काम है, पान आगे से फिर कहीं से खा लेंगे। यानी कि उन्होंने ड्राइवर को भी वहाँ रुकने से मना कर दिया, लेकिन उनकी आदत थी, वो आदत से मजबूर थे और ना चाहते हुए भी उनकी आंखें चौराहे पर जब वो पहुंचे तो मूर्ति की तरफ उठ गई। तब उन्हें मूर्ति में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो एकदम से चीख पड़े, रोको। यानी कि उन्होंने ड्राइवर से अचानक से कहा कि जीप को रोक दो। जीप तो बहुत स्पीड में थी और ड्राइवर ने एकदम से जोर से ब्रेक मारा। रास्ते में चलते हुए जो लोग थे वो भी मुड़कर जीप की तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि जीप स्पीड में थी और एकदम से ब्रेक मारा तो बहुत जोर से आवाज़ हुई। जीप अभी पूरी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ चल पड़े और उसके ठीक सामने जाकर वो अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। यानी कि अटेंशन होकर वहां पर खड़े हो गए, सीधे होकर वहां पर खड़े हो गए। क्या कारण था? उन्हें ऐसा क्या दिखाई दे दिया मूर्ति पर? असल में अचानक से जब उनकी नज़र मूर्ति की तरफ गई थी तो उन्हें मूर्ति पर एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ दिखाई दिया। और वो चश्मा ऐसा था जैसे कि छोटे छोटे बच्चे इसने बनाया हो और छोटे छोटे बच्चे इस चश्मे को बनाते हैं। जब हालदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे से बना वो छोटा सा चश्मा देखा जो कि किसी बच्चे द्वारा बनाया हुआ था, तो उसे देखकर वो एकदम से भावुक हो उठे और इतनी सी बात पर ही उनकी आंखें भर गई। इतनी सी बात, यानी कि मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें जो थी वो भावुक हो उनकी आंखें जो थी वो भर गई और जो हालदार साहब थे वो पूरी तरह से भावुक हो उठे। यानी कि उनके दिमाग में ये बात आई कि आजकल के जो वो सोचते थे कि आजकल के जो लोग हैं उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो खत्म होती जा रही है। असल में ऐसा नहीं था। लेखक ने पाठ के अंत में यही बात बतानी चाहिए कि असल में ऐसा नहीं था कि देशभक्ति की भावना खत्म हो रही थी, बल्कि अभी तो देश के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल है। और ये बात कहाँ सिद्ध होती है? किस
चीज़ को देखकर ये बात सिद्ध होती है कि मूर्ति पर एक बच्चे के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था और यही बात थी जो हालदार साहब को बहुत ज़्यादा भावुक कर गई। बात तो इतनी सी थी, यानी कि बहुत छोटी थी, लेकिन वो हालदार साहब के दिल को छू गई और उन्हें बच्चों के अंदर की देशभक्ति की भावना का पता चल गया और वो बहुत ज़्यादा भावुक हो उठे। तो इस प्रकार जो लेखक हैं उन्होंने अपने इस पाठ में हालदार साहब द्वारा, छोटे से बच्चे द्वारा, जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था कैप्टन, उसके द्वारा, मतलब बहुत सारे पात्रों के द्वारा इस पाठ में उन्होंने देशभक्ति की भावना के बारे में बताया है, यानी कि लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसके बारे में बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया जो पाठ की व्याख्या है वो समझ में आई होगी, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। पाठ की व्याख्या को जितना भी सरल मैं बना सकती थी उतना मैंने बताया और इस पाठ के सार को आप लोगों के सामने लेकर आई। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।